फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी विषय के छात्रों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और यह उनके प्रथम प्रश्न पत्र यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित है। पिछली कक्षा में हमने आदिकाल के स्वतंत्र साहित्य या फुटकल साहित्य के संबंध में चर्चा करना शुरू किया था। आपसे बातचीत हुई थी और हमने जो उसके अंतर्गत पहले कवि के बारे में बातचीत की थी वे थे विद्यापति। विद्यापति के संबंध में तमाम ऐसी बातें हो चुकी हैं, कुछ दो चार बातें और रह गई हैं जिन्हें हम आपसे अभी शेयर करेंगे। अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी जैसा ऑफलाइन कक्षाओं में रहती है। मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, यहाँ से आप उन्हें लिखेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उन्हें व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। विद्यापति की पदावली के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि विद्यापति की जो अन्य रचनाएं हैं उनके संबंध में हम क्या जानकारी देखते हैं। तो इनकी दो रचनाएं और हैं, लिखिए। इनकी कीर्तिलता नामक रचना, इनकी कीर्तिलता नामक रचना इनके आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की उदारता, दानशीलता एवं युद्ध वीरता का वर्णन मिलता है। इनकी रचना कीर्तिलता में इनके आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की उदारता, दानशीलता एवं युद्ध वीरता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है। भृंग भृंगी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो रचनाओं को संवाद के रूप में देखा है। इसके पहले पृथ्वीराज रासो को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं या शुक और शुकी संवाद के रूप में है, और कीर्तिलता को कहते हैं भृंग और भृंगी संवाद के रूप में है। ये आप ध्यान रखिएगा, दो रचनाओं को ये अलग अलग संवादों के रूप में मानते हैं। कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को शुक और शुकी संवाद के रूप में। तो क्या लिखा है आपने कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है। ठीक है, चलिए इनकी दूसरी रचना है कीर्ति पताका। तो इसके संबंध में लिखते हैं अगले बिंदु में। इनकी रचना कीर्ति पताका में इनके एक अन्य आश्रयदाता राजा शिव सिंह की उदारता एवं वीरता का वर्णन किया गया है। शिव सिंह की उदारता एवं वीरता का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु लिखेंगे विद्यापति के संबंध में। विद्यापति का लगभग पूरा जीवन, विद्यापति का लगभग पूरा जीवन मैथिल राजाओं के आश्रय में बीता। मैथिल राजाओं के आश्रय में बीता यानी जो मिथिला है वहाँ के जो तमाम राजा हुआ करते थे उनके यहाँ ये राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे। इनका बड़ा सम्मान रहा। राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के यहाँ इनका बहुत सम्मान था और उन्हीं की प्रशंसा में आपने कीर्तिलता और कीर्ति पताका
इन दो रचनाओं का सृजन किया है। अगला बिंदु लिखेंगे, समीक्षकों के अनुसार ये शैव मतानुयायी कवि माने जाते हैं। समीक्षकों के अनुसार ये शैव मतानुयायी कवि माने जाते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन्हें भक्त कवि कहकर पुकारते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन्हें भक्त कवि कहकर पुकारते हैं। तो वहीं आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें श्रृंगारी कवि मानने के पक्ष में हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें श्रृंगारी कवि मानने के पक्षधर हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, इन्होंने भगवान शिव की स्तुति में कुछ छंद लिखे थे जिन्हें प्रायः नृत्य के साथ गाया जाता है। ऐसे पदों को हिंदी साहित्य में नचारी के नाम से जाना जाता है। नचारी के नाम से जाना जाता है। विद्यापति के जन्म आदि के संबंध में आप अपनी गाइड में एक बार ज़रा सा ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो शायद पूछा जाए। तो अगर आप चाहें तो लिख लें कि विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के विसपी नामक ग्राम में हुआ था। विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के बिसपी नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड पुस्तक है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे प्रकाशन केंद्र ने छापा है और जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, लेखिका डॉक्टर श्रीमती पद्मिनी पांडे, ये पुस्तक आपके पास होगी। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ते रहिए बीच बीच में। हम जो नोट्स दे रहे हैं तो आप पढ़ेंगे ही, इसे भी पढ़ते रहें बीच बीच में। और जहाँ कहीं इसमें आपको न समझ में आए या कोई आपको दिक्कत लगे तो बीए फर्स्ट ईयर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मैं बीच बीच में आपके लिए खोलता हूँ कि आप भी उस पर मैसेज कर सकें अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित या अन्य किसी चीज़ से संबंधित जो आपके पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित हो, आप उस संबंध में हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ें ही, साथ में इस पुस्तक को भी आप पढ़ते रहें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप सीधे बात कर सकते हैं। तो चलिए, स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत हम अगली रचना को लेते हैं या अगले कवि को लेते हैं। अगले कवि का नाम है हमारे भट्ट केदार। भट्ट केदार रचना का नाम जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। अगले कवि हैं मधुकर कवि। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रचनाकार हैं मधुकर कवि। इनकी रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। अब इस संबंध में कुछ हम पॉइंट्स में बात करेंगे। लिखिए पहला बिंदु कि ये दोनों रचनाएं वर्तमान में प्राप्त नहीं हैं।
दयाल दास सिधायत द्वारा रचित, दयाल दास सिधायत द्वारा रचित राठौड़ा री ख्यात, राठौड़ा री ख्यात रचना में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख मिलता है। क्या समझे आप? मतलब ये कि ये दोनों रचनाएं आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? एक थे दयाल दास सिधायत, उन्होंने एक रचना की थी, उसका नाम था राठौड़ा री ख्यात। ठीक है, तो इस रचना में इन दोनों रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कौन रचनाएं? भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका। अगला बिंदु लिखेंगे इस संबंध में, ये दोनों कवि कन्नौज राजा जयचंद के आश्रित माने जाते हैं। तथा इन दोनों ही रचनाओं में जयचंद की वीरता का वर्णन मिलता है। चलिए अगले कवि हैं श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास, रचना का नाम है रणमल छंद, रणमल छंद। इस संबंध में कुछ बिंदु लिखेंगे। इस रचना में राठौड़ वंश के राजा रणमल्ल की युद्ध वीरता का वर्णन मिलता है। इस रचना में राठौड़ वंश के राजा रणमल्ल की युद्ध वीरता का वर्णन मिलता है। अगला बिंदु लिखेंगे, वर्तमान में इस रचना के केवल 70 पद ही प्राप्त हैं। वर्तमान में इस रचना के केवल 70 पद ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, अगले कवि को हम ले रहे हैं और ये हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बड़ा जाना माना नाम है, आप सब ने नाम सुना होगा, बड़े परिचित होंगे आप इनसे। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अमीर खुसरो। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अगला बिंदु, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले ये पहले कवि हैं। अगला बिंदु, इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। नेक्स्ट, इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट, ये अपने को तूती ए हिंद कहते थे। तूती ए हिंद यानी हिंद की आवाज़। ये अपने आप को तूती डैश ए डैश हिंद कहते थे। बीच में हाइफन लगाएंगे, तूती के बाद हाइफन, फिर ए के बाद हाइफन, तूती ए हिंद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अमीर खुसरो कई राजाओं के राज्याश्रित कवि भी रहे। अमीर खुसरो कई राजाओं के राज्याश्रित कवि भी रहे। इनमें जलालुद्दीन,
अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का नाम आता है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने ध्रुपद 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 एक राग का नाम है। राग जो गाई जाती है, राग संगीत के अंतर्गत होता है, राग रागिनी। तो ध्रुपद एक राग का नाम है। अमीर खुसरो ने ध्रुपद के स्थान पर कव्वाली का आविष्कार किया। कव्वाली आप जानते हैं, सुनते होंगे। तो ये कव्वाली का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा ही माना जाता है। तथा बीन, बीन एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो। बीन के तारों को घटाकर सितार का आविष्कार किया। दो आविष्कार माने जाते हैं, एक तो कव्वाली और दूसरा सितार, की अमीर खुसरो द्वारा हुआ। कव्वाली ध्रुपद के जगह पर की और बीन के तारों को घटाकर सितार का आविष्कार किया। इन्होंने वाद्य यंत्र तबला का भी आविष्कार किया था। इन्होंने वाद्य यंत्र तबला का भी आविष्कार किया था। अब रचनाएं लिखेंगे इनकी। पहली रचना का नाम है इनके खालिक बारी, खालिक बारी। दूसरी रचना है इनकी मुकरियां, मुकरियां। नंबर 3 पर लिखेंगे पहेलियां। नंबर 4 लिखेंगे आप दो सुखने। और नंबर 5 पर लिखेंगे आप नुहे सिपर, नुहे सिपर। खालिक बारी, मुकरियां, पहेलियां, दो सुखने और नुहे सिपर। नुहे सिपर एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि नुहे सिपर एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला बिंदु लिखेंगे खुसरो के संबंध में। ये हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के, ये हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के, यानी हिंदू और इस्लाम का जो समन्वित संस्कृति है, हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के सर्वप्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, ये आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले, ये आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचना खालिक बारी एक शब्दकोश है। इनकी रचना खालिक बारी एक शब्दकोश है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, खालिक बारी नामक रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को, खालिक बारी नामक रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। मतलब गयासुद्दीन तुगलक जो राजा था, उसके पुत्र को ये ट्यूशन दिया करते थे शायद, तो उसको पढ़ाने सिखाने के लिए रचना की थी उन्होंने खालिक बारी।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन, इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद के द्वारा जवाहरे खुशरवी के नाम से किया गया था। जवाहरे खुशरवी के नाम से किया गया था। अगला बिंदु लिखेंगे, इनकी समस्त रचनाओं का दूसरा संकलन 1922 ईस्वी में, इनकी समस्त रचनाओं का दूसरा संकलन 1922 ईस्वी में ब्रजरत्नदास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से प्रकाशित किया गया। इस संकलन का नाम है खुसरो की हिंदी कविता। यानी जो 1922 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशन हुआ और ये किया ब्रजदास जी ने, तो इसका नाम रखा गया था खुसरो की हिंदी कविता। तो खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की गज़लें, खुसरो के द्वारा कहे गए तमाम ऐसे वक्तव्य आम जनमानस में बड़े प्रसिद्ध हैं। मैं उनमें से कुछ दो चार मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप चाहें तो इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं। मैं लिखाने के स्टाइल में इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। ये आपका टेस्ट है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है बीए फर्स्ट ईयर के लेवल पर, लेकिन अगर आप पढ़ें, लिखें, सुने, इसे याद करें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा होता है कि जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर अमीर खुसरो जी ने लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। खुसरो कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। और कुछ इनकी प्रसिद्ध का पंक्तियाँ हैं कि तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यो कहें अपने नाम न बोली निबोरी। और वो तो बड़ा प्रसिद्ध सुना होगा आपने कि खीर पकाई जतन ते, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। और इनकी कुछ पहेलियाँ हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। या एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। कुछ अन्य पंक्तियों के बारे में बात करें तो खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीव का, दो भय एक रंग। श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने तमाम पंक्तियाँ लिखी हैं, जैसे मैं आपको दो उदाहरण दूंगा कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कबहु नहीं होए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कबहु नहीं होए।
और एक अंतिम काव्य पंक्ति बता करके अमीर खुसरो के संबंध में बात करना मैं बंद करूँगा। इनकी एक गज़ल बहुत मशहूर है, तो उस गज़ल की चंद पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ कि जेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। इस प्रकार से ये आम जनता के बीच में बड़े प्रसिद्ध रहे अमीर खुसरो। और आदिकाल में जिस प्रकार से इन्होंने इतनी प्रवाहमयी शैली में लिखा, ये बहुत आश्चर्य की बात है। जब पूरा साहित्य भ्रंश, प्राकृत, अवहट्ट और इस तरह की भाषाओं में लिखा जा रहा था, तो उस समय आप सोच सकते हैं कितने एक्सीलेंट आदमी रहे होंगे ये, कि इन्होंने एकदम खड़ी बोली में चीज़ों को लिखा। और ये बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है इनके संबंध में। तो चलिए अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं अपने, और आप हेडिंग डालेंगे आदिकाल का गद्य साहित्य। आदिकाल का गद्य साहित्य। कविताओं के बारे में मैंने बात कर ली है, अब थोड़ा गद्य के बारे में बात करते हैं। और पहली रचना है राउर वेली। राउर वेली, रचनाकार का नाम है रोड़ा कवि। रोड़ा कवि, रो अड़ा, ड के नीचे वाला अड़ा लगाएंगे, इसे बड़ा, खड़ा, पड़ा, वैसे रोड़ा। रोड़ा कवि। रचनाकाल लिखेंगे आप 10वीं शताब्दी। कुछ बिंदु लिखेंगे इस संबंध में। यह रचना हिंदी साहित्य के चंपू काव्य की उपलब्ध सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है। यह रचना हिंदी साहित्य में चंपू काव्य की उपलब्ध सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है। अब चंपू काव्य क्या है जरा इसे समझेंगे। तो चंपू काव्य जो है ये है एक प्रकार की कविता है। देखिए होता क्या है कि श्रव्य काव्य का ये एक भेद है, जो सुनी जाती है कविताएं उसका ये एक भेद है। और इसके अंदर होता क्या है कि चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिक्सचर रहता है, यानी कुछ देर तक गद्य में बात होगी, फिर कुछ देर तक पद्य में। तो गद्य तथा पद्य मिश्रित कविता को या काव्य को हम कहते हैं चंपू काव्य। और चंपू काव्य के संबंध में बस इतना ही जानकारी पर्याप्त है। अगर कहीं से मुझे मिलेगा तो इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा कि चंपू काव्य किस प्रकार से होता है। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने एक रचना करी है, उसका नाम है यशोधरा। तो यशोधरा जो है वो चंपू काव्य में है। जहाँ कहीं भावात्मक वर्णन होता है, भावनात्मक वर्णन होता है, संवेदनात्मक विषय का वर्णन होता है, तो वो कविता द्वारा कर दिया जाता है। और जहाँ कहीं सीधे बातचीत होती है तो उसे हम गद्य द्वारा कर देते हैं। तो इस तरह से गद्य पद्य दोनों के मिक्सचर के रूप में चलती रहती है। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं। राउर वेल से ही हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। राउर वेल से ही हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस रचना में कलचुरी वंश के किसी सामंत की इस रचना में कलचुरी वंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का वर्णन है। नेक्स्ट, यह एक प्रेम काव्य है। यह एक प्रेम काव्य है। अगला बिंदु लिखेंगे।
राउरवेली एक शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति का मतलब होता है शिलाओं पर जो अंकित हो, चट्टानों पर जो अंकित हो। ये पन्नों में नहीं लिखी गई है, कागज पर या भोजपत्र पर। कागज तो उस जमाने में था ही नहीं, कागज का आविष्कार तो आधुनिक आविष्कार है। सारी रचनाएं पांडुलिपियों पर होती थी। मिट्टी को पोत करके पेड़ के पत्तों को पीली मिट्टी पोत दी जाती थी, उस पर लिखा जाता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा है पांडुलिपि। पांडु माने पीला। तो ये चट्टानों पर, पत्थरों पर लिखी हुई कृति है। यह एक शिलांकृत कृति है और यह इस समय मुंबई के प्रिंस वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित है। यह इस समय मुंबई के प्रिंस वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित है। अब अभी एक इसमें बात आई थी कि राउरवेल से ही हिंदी में नक्सिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। तो ये नक्सिख वर्णन क्या होता है, हम इसे अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे पढ़े लिखें, इसका नोट्स बनाएं और जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन होता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसे मैं बीच बीच में खोलता रहूँगा आपके मैसेज करने के लिए, आप उस पर हमसे सीधे पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।